हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की आरोह भाग 2 बुक का प्रश्न उत्तर, यानी कि जो हमने इससे पहले जो पार्ट पढ़ा था हमारा कैमरे में बंद अपाहिज, उसके प्रश्न उत्तरों को हम देखेंगे। इस कविता में रघुवीर सहाय जी ने हमको बताया था कि किस तरीके से एक अपाहिज को कैमरे के सामने बुलाकर उससे कैसे बेतुके सवाल पूछे जा रहे हैं और एक तरीके से उसकी अपंगता का वहां पर मजाक उड़ाया जा रहा है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, कि किस तरीके से दर्शक ज्यादा से ज्यादा देखें और उनको पैसा मिले, मगर वो किसी का मजाक भी उड़ा सकते हैं। ये चीज दिखाई गई थी उस कविता में हमको। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में। तो पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई हैं, आपकी समझ में इनका क्या औचित्य है। कविता के मध्य में कुछ ऐसी लाइनें हैं जिन्हें कि ब्रैकेट में रखा गया था, उनका क्या मतलब है। वो ऐसी चीजें हैं जो या तो इशारों से बताई जा रही हैं या आपको समझने के लिए बोली जा रही हैं। ये सबके लिए अलग अलग, जैसे कैमरामैन के लिए है, दर्शकों के लिए है। ये सभी चीजें या तो बोली नहीं जा रही, मगर इशारों के माध्यम से या अपने ही मन में ये सारी चीजों को बोला जा रहा है। तो क्या दिया है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी गई हैं। ये कोष्टक कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें लिखी पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को संबोधित किया गया है। जैसे पहली जो लाइनें जो कैमरामैन के लिए बोली गई है, क्या है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। तो एक यहां बीच में लाइन आई थी, वो कौन सी थी, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, और दूसरा था कैमरा बंद, कैमरे को अब बस बंद करो क्योंकि पर्दे पर समय की अहमियत है, कीमत होती है। तो ये दो लाइनें किससे बोली गई थी, कैमरामैन से बोली गई थी। फिर उसके आगे दर्शकों के लिए क्या बोली गई थी, जो उनसे बोला। अब यहां पर कवि के भाव थे जो सामने आ रहे थे, मगर ये साक्षात्कार में बोले नहीं गए थे। कहा गया था कि आप लोग इनको समझेंगे क्या, हम खुद इशारे से बताएंगे, यानी कि जो साक्षात्कार ले रहा है वो व्यक्ति खुद इशारे से बताएगा कि वो व्यक्ति कैसा महसूस, अपंग व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है उसके अपाहिज होने पर। जब वो बोलता नहीं, आंसर नहीं करता, तो ऐसा बोला जाएगा। फिर ये दर्शकों के लिए। फिर दूसरा, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, कि मतलब आपको कैसा लगा, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ये सिर्फ समझने के लिए, कि यानी कि रुलाने के लिए था। फिर आगे है अपंग व्यक्ति को। अपंग व्यक्ति के लिए क्या भाव थे कवि के, वह अवसर खो देगा। अब ये भी ब्रैकेट में था कि वह अवसर खो देगा, अगर अभी नहीं बोलेगा तो अपनी पीड़ा को कैमरे पे बताने का अवसर वो खो देगा। फिर दूसरा था, वह बस थोड़ी सी कसर रह गई। अब वो थोड़ी सी कसर भी अपंग व्यक्ति के लिए, अगर बस वो थोड़ी सी कसर रह गई, अर्थात वो अगर रो देता तो बेस्ट था, मगर वो रोया नहीं तो कोई बात नहीं। ये भी अपंग व्यक्ति के लिए ही कही गई थी ये लाइन। इस प्रकार कोष्टक कविता के उद्देश्य को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सहायक होता है, यानी कि कोष्टक में जो वाक्य लिखे गए थे वो अभिव्यक्ति कर रहे थे कि मतलब एक्चुअल क्या पीछे चल रही है। जैसे हम लोग संवाद लेखन लिखते हैं तो उसमें एक्शन वर्ड्स हम लोग कोष्टक में लिखते हैं, उसी तरीके से यहां पर जो भाव कैमरे पे बोले नहीं जा रहे उन भावों को कोष्टक में किया गया था। वे दर्शकों एवं श्रोताओं के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा ही निर्देशों का आदान प्रदान होता है, यानी कि जो कोष्टक में लिखे शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, सुनने वाले और देखने वालों के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। सही सी बात है कि वहां पर एक अपाहिज की करुणा को आप व्यक्त करने के लिए लाए हैं, लेकिन वहां पर उसकी अपंगता का मजाक उड़ाने के लिए ऐसे बेतुके सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं था वहां पर। तो इस तरीके से क्या है कि ये एक क्रूरता का ही दिखावा था कि आपके अंदर कोई संवेदना नहीं रह गई उस अपाहिज व्यक्ति को लेकर। इसको लिखेंगे कैसे, दूरदर्शन पे एक अपाहिज का साक्षात्कार व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिखाया जाता है। दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति को प्रदर्शन की वस्तु मानकर उसके मन की पीड़ा को कुरेदा जाता है, उसे खुलेआम भुनाया जाता है। साक्षात्कारकर्ता को उसके निजी सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं होता। यहां पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम केवल संवेदनशीलता को दिखावा करते हैं, कि मतलब हम संवेदन है, हमको सब दुख तकलीफ महसूस होती है, ये सिर्फ दिखावा किया जा रहा, मगर ऐसा होता नहीं है।
बल्कि बिना किसी लोक मर्यादा के उसका फायदा उठाने से नहीं चूकते, अर्थात उनकी कथनी और करनी पूर्णता अंतर होती है। यानी कि उनका कहा गया, वो कह रहे हैं कि हम करुणा प्रकट कर रहे हैं उस अपाहिज व्यक्ति के लिए, लेकिन सिर्फ ऐसा कहा जाता है, ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। तो यहां पर जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो अपने आप को समर्थ मान रहे हैं क्योंकि उनके सभी अंग सही हैं, वो पैसे से संपन्न है, सब कुछ है, और दुर्लभ को लाएंगे अर्थात उस व्यक्ति के लिए जो अपंग है, शारीरिक अपंगता में है, गरीबी में है, और उस व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं। तो यहां पर एक ये कटाक्ष है कि किस तरीके से चीजों को बोला जा रहा है कि अपने आप को सब समर्थ समझ रहे हैं और उस व्यक्ति को दुर्लभ समझ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दुनिया की चुनौतियों, जीवन की चुनौतियों को उस व्यक्ति ने हम इन समर्थ व्यक्तियों से कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से झेला है और उनको आगे कार्य भी किया है। तो क्या है, हम समर्थ शक्तिवान के माध्यम से कवि ने उन मीडिया कर्मियों पर व्यंग्य किया है जो स्वयं को समक्ष और शक्तिशाली मानकर अपाहिज व्यक्ति को दुर्लभ समझने का अहंकार पाले हुए हैं। ये सिर्फ उनका ईगो है कि अपने आप को शक्तिशाली समझ रहे हैं। वे समझते हैं कि वे किसी का भी भाग्य और परिस्थिति बदल सकते हैं। हम एक दुर्लभ को लाएंगे के माध्यम से लाचारी, असमर्थता का भाव प्रदर्शित होता है। साक्षात्कारकर्ता किसी भी बेबस और लाचार व्यक्ति को लाकर उससे तरह तरह के सवाल पूछकर उसका तमाशा बना सकता है, उसकी मजबूरी को मनोरंजन का साधन बना सकता है। तो ये एक कटाक्ष, एक व्यंग्य ही था कवि का मीडिया कर्मियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति या दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। तो जाहिर सी बात है, प्रश्नकर्ता का उद्देश्य ये पूरा होगा कि ये बंध रहे हैं आपस में और लोग जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं इस व्यक्ति के साथ, और जब कनेक्शन होता है तो उनकी टीआरपी में भी बढ़ोतरी होती है। पैसा कमाने का जो उद्देश्य होता है वो उनका पूर्ण होता है। क्या दिया है, और ज्यादा वो रोचक बन जाती है चीजें और उसको ज्यादा रुलाने, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिससे वो और संवेदनशील हो और वो और रोने लगे। तो ये काफी हद तक उनका जो जिस पर्पस से ये काम किया गया है इंटरव्यू, वो पूरा होता है। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता लोगों का ध्यान कार्यक्रम की तरह आकर्षित कर पाएगा। उनका कार्यक्रम देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेरित होंगे। प्रसारण समय में रोचक सामग्री परोस पाना ही मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य होता है। इससे धन और यश दोनों की प्राप्ति होती है। तो जब ये चीज होगी तो इनको धन भी प्राप्त होगा, पैसे भी मिलेंगे, और यश यानी कि ख्याति, पब्लिसिटी जो है वो भी उनको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपने नजरिया किस रूप में रखा है। यानी कि आपने मीडिया के लिए कवि ने ये चीज रखी है कि उनका उद्देश्य टीवी पर दिखाने का एक होता है सिर्फ धन कमाना। जिस व्यक्ति को लेकर आए हैं, जिससे लेकर आए हैं, उससे उनका कोई सरोकार नहीं है, दुख से, तकलीफ से किसी भी तरह का सरोकार नहीं है। सिर्फ कैमरे पर वक्त की कीमत है। ये बताया जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की तरफ भागते हैं। इस चीज का कवि ने हमको बताया है कि ऐसा फीलिंग्स उन लोगों के अंदर होती है, वो सिर्फ यही चाहते हैं। प्रसारण के समय में रोचक सामग्री परोसना ही मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य होता है। प्रसारण के समय कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए वे सभी उचित और अनुचित हथकंडे आजमाते हैं। उन्हें किसी भी पीड़ा को कम नहीं बल्कि बढ़ा चढ़ाकर कुरेद कर दिखाने की आदत होती है। भाई कुरेदेंगे नहीं तो भाई कैसे उनकी ज्यादा टीआरपी बढ़ेगी, लोग ज्यादा देखेंगे। तो वही चीज है, जितनी भी तकलीफ है उसको आप कुरेदिए ताकि वो ज्यादा रोचक बने और ज्यादा से लोग उसको देखें। मीडिया कर्मी को सिर्फ व्यावसायिक उद्देश्य पूरा करने से सरोकार होता है। वो निर्माण की पूरी कीमत वसूल करना चाहता है। किसी की पीड़ा को व्यावसायिक रूप में देकर वह सामाजिक जिम्मेदारी की पूर्ति का दिखावा मात्र करते हैं। मतलब यहां किसी की लाचारी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी की बेबसी का जो है खिल्ली उड़ा रहे हैं, किसी की पीड़ा का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है धन कमाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से कराना हो तो किन शब्दों में कराएंगी? यानी कि अगर आपका कोई व्यक्ति, कोई भी मित्र है, कोई भी आपका जानने वाला है जो शारीरिक रूप से थोड़ा अक्षम है, तो उसका आप परिचय किसी दूसरे से कैसे कराएंगे? उसकी कमियां तो नहीं गिनाएंगे, जाहिर सी बात है, उसने जो जो चीजें अचीव करी हैं उस तरीके से। तो ये आपको अपने शब्दों में लिखना है और कोशिश करिएगा बहुत अच्छे से लिखने के लिए। कैसे है इसका आइडिया हम आपको जरूर देंगे। कैसे लिखेंगे आप? ये मेरे मित्र प्रकाश जी मेरे पड़ोसी हैं। अब आप साक्षात्कार करा रहे हैं, ये मेरे मित्र प्रकाश जी मेरे पड़ोसी हैं। जन्म से ये अपाहिज है, किंतु इन्होंने कभी भी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि पढ़ाई, कंप्यूटर आदि क्षेत्र में महारत हासिल करके अपनी उम्र के अन्य छात्रों से आगे निकल गए और अपने अथक परिश्रम के बल पर क्षेत्र में कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की। आज ये दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो क्या है, वो व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अक्षम था, उसकी जो क्वालिटी, जो उसने अचीव किया है, जो उसकी क्वालिटीज हैं, उनको आप बताइए, अचीवमेंट्स को बताइए, और उसने मुश्किल रास्ते कैसे बहादुरी के साथ पार किए, ये चीज बताइए। और जब वो ऐसा कर ले तो उसने क्या, अब इस समय वो किस मुकाम पे है, इस चीज को भी अच्छे से बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षेप में लिखिए। आप अगर इस तरीके के कार्यक्रमों को देखेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, इसे आपको अपने विचार में लिखना है। कैसे लिखेंगे? सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रमों को देखकर मुझे कार्यकर्ता के अमानवीय व्यवहार पर घिन आएगी। मतलब आप बोल तो रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से कार्यक्रम, लेकिन यहां पर आप किसी व्यक्ति की पीड़ा, लाचारी का मजाक उड़ा रहे हैं, उससे पैसे कमाने का जरिया बना रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है, घिन की ही बात है। और पीड़ित के मनोभावों को समझकर उसे दुखद अनुभूति होगी। मैं जागरूक नागरिक के तौर पर इसका विरोध करूंगा। तो यानी कि मैं ऐसे किसी भी कार्यक्रम को जो है पसंद नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रक्रिया दूरदर्शन निदेशक को भेजें। जाहिर सी बात है, अगर आपको कंप्लेंट है, सभी को कंप्लेंट होगी इस तरीके के कार्यक्रम को देखकर, और आप दूरदर्शन निदेशक को इसकी कंप्लेंट करना चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम आप कृपया करके मत दिखाइए, तो आप उसके लिए एक पत्र लिखेंगे। तो वो पत्र किस तरीके से लिखेंगे, कैसे होगा? सेवा में निदेशक, दूरदर्शन प्रसार समिति, नई दिल्ली। इतना तो आपका परिचय हो गया ऊपर का। फिर आप लिखना शुरू करेंगे, महोदय, मैं आपका ध्यान समझौता नामक कार्यक्रम की ओर दिलाना चाहता हूं। तो जो भी कार्यक्रम का नाम है वो यहां पे हमने समझौता रख दिया, तो क्या दिया? समझौता नामक कार्यक्रम की ओर दिलाना चाहता हूं। आप इसमें समाज के विभिन्न वर्ग व उनकी समस्याओं को दिखाते हैं, परंतु इस कार्यक्रम को बनाते वक्त आप पीड़ित की भावनाओं की अवहेलना करते हैं। कई बार उन्हें उपहास का पात्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो उनके अस्तित्व को हानि पहुंचाने का आपको कोई अधिकार नहीं। इस तरीके से हमने अपने मन के भावों को लिखा। फिर क्या लिखेंगे? आशा है आप इस कार्यक्रम के स्तर में उचित सुधार करेंगे। मतलब जो इसका सुधार करिए, आप दिखा रहे हैं तो उनके अचीवमेंट्स को दिखाइए, ना कि उनकी लाचारी को प्रदर्शित कीजिए। भव दिए और उसके नीचे अपना नाम लिखेंगे कि आप जो कोई भी हैं आप अपना नाम दे सकते हैं। तो यहां पर हमने इसके सभी प्रश्न उत्तर खत्म किए। आप लोगों को जैसे कि हमारे जो भी सब्जेक्ट है उनको खोजने में कोई दिक्कत आती है, हमारे वीडियोस देखने में कोई दिक्कत आती है, तो उसके लिए आपको करना क्या है? सिर्फ आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है magnetsprint.com। जब आप उस पर जाएंगे उसके बाद आप अपनी जहां जो भी क्लास आप चूज करते हैं, कोई भी क्लास चूज करिए, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लास 11th में हैं तो आपको क्लास 11th का क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास में वो सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे क्लास 11th के। आप अपना सब्जेक्ट चूज करिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर क्लिक करिए, और जहां पे जैसे वॉच नाउ आ रहा है आप वहां पर उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने जो है वो सब्जेक्ट पूरा ओपन हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने टॉपिक आ जाएंगे, जितने भी टॉपिक हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उस पे क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश सिर्फ इतनी रहती है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से संपन्न हो सके। Thank you for watching. Bye bye.